बहुत से तबकों के लिए एक रिलीफ नज़र आ रहा है। मैं आपको उसके साइलेंट फीचर्स दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ जिन्होंने नई बजट सुना या समझा। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को 4 स्लैबें तकसीम की है। सालाना 22 लाख से 32 लाख तनख्वाह के हामिल अफराद के लिए टैक्स की शरह 23% से कम कर 20% की तजवीज़ दी गई है। 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25%, 41 लाख से 56 लाख वालों आमदन के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 29, 56 से 70 लाख सालाना कमाने वालों की तनख्वाह लेने वाले टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ की गई है। कम से कम माहाना उजरत में 10% इजाफा किया गया। 40,700 अब कम से कम उजरत होगी, जो इससे पहले बहुत कम थी। हुकूमत ने ये 18,000 अरब रुपए का ज़ायद का वफाकी बजट पेश किया है। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत का 6 शोबों के लिए सुपर टैक्स, जिस पे इंडस्ट्री का, बिजनेस का बहुत बड़ा एतराज़ था, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। 15 करोड़ से 50 करोड़ पर सालाना कमाने वालों पर 1 से 7% सुपर टैक्स आयत था, ये हुकूमत ने ख़त्म करने की कोशिश की है। जायदाद की फ़रोख्त पर टैक्स की शरह में कमी हुई है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में फाइलर्स की जायदाद की फ़रोख्त पर टैक्स 5.5% से कम कर 2.75% कर दिया है। गाड़ियों की दरामद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो आयद है वो आयद उन्होंने की है। और उन्होंने बताया कि दरामद की जाने वाली 2000 सीसी से बड़ी और 30,000 सीसी तक यूएसवीज जो है, एसयूवीज जो है, उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी कि एलीट गाड़ियों पे, अच्छी बात है, कर दिया है उन्होंने ये भी बताया कि 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों में ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इसका टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अमीर आदमी को लगाया टैक्स, कोई मसला नहीं है। गरीब और बिजनेस क्लास और मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का बजट होना चाहिए। बिजनेस क्लास पर जो फेडरल ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। गैर मुल्की सासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। आला तालीम के शोबे के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म नहीं किया गया, उसके लिए 2680 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। करोड़ों आमदन पर आयत सुपर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है औरंगज़ेब साहब के हिसाब से। और FBR की टैक्स आमदन उन्होंने बताया कि 15,264 अरब रुपए की रहेगी। नॉन टैक्स आमदन की मद में 5,336 अरब रुपए हासिल होंगे। वाकई हुकूमत को मजमूई तौर पर 20,600 अरब रुपए की आमदन रहेगी। ये वो बताया। सूबे बजट खसारा कम करने के लिए 1,794 अरब रुपए देंगे, ऑब्वियसली वफाक को देंगे। यही तय हुआ है चारों सूबों के साथ। सिंध इसमें प्रॉब्लम कर रहा था, वही मान गया। IMF शर्त के मुताबिक GDP का 2% प्राइमरी बैलेंस सरप्लस मुख्तस किया जाएगा। आइंदा माली साल में GDP का मजमूई तखमीना 1,43,604 अरब रुपया लगाया गया है। ज़र मुआतला के ज़खायर वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि बढ़कर 17 अरब डॉलर ज़ायद हो चुके हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ज़र मुआतला के ज़खायर 3 महीनों की दरामदात के लिए काफ़ी, ये बड़ी अच्छी बात है। फ़ीकस आमदनी $1751 से बढ़ाकर $1901 आपको मैंने बताया वो कर दी गई है। और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का अच्छा एक रिलीफ आया है। और कम से कम, जिस तरह आपको बताया, माहाना उजरत मैंने एक दफ़ा बताऊँ 10% इजाफे का ऐलान किया गया है। 37,000 रुपये थी पहले मिनिमम वेज, अब वो बढ़कर 40,700, मतलब आप किसी बंदे को, मजदूर हो, मुलाजिम हो, 40,700 से कम पैसे नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की तजवीज़ है। चलें, ये अच्छी बात है। ये बजट हमारा सामने आया है। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद खरीद फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी कमी कर दी है। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, टैक्स एक्सपर्ट है। ज़िशान अजीज़ साहब है, सोहेल लाशारी साहब, मियां जाहिद हुसैन साहब। सर, सबसे पहले आप, योर थॉट्स। पिछले कुछ सालों के अगर आप बजट्स देखें, बजट स्पीच और सारे देखें और ओवरऑल भी हालात देखें, तो सूरत हाल बहुत आवाम के लिए टैक्स के हिसाब से बहुत प्रॉब्लमेटिक रही है। टैक्स रेट्स बहुत बढ़ते रहे और अफेक्टिवली आवाम में भी अगर आप जाएं तो टैक्स पेयर के लिए बहुत तकलीफदेह रही। ठीक है, इसमें अगर बाकी सारी चीज़ें तो अगर आप देखें टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से तो आई बिलीव आपने बहुत सारे रिलीफ मेजर्स बताए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों पे हम आगे चल के बात कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये है कि टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या काम किया गया है। वो अपेरेंटली आपने भी अभी गो थ्रू किया, कहीं आपको नजर आया? ठीक है, दो चार चीजों के अलावा कह रहे नहीं दिया गया टैक्स बेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं किया गया, यानी प्रैक्टिकली 1-2 मेजर्स किए गए हैं, बट ब्रॉडली अगर आप देखें
तो मुझे कहीं उसमें वो ऐसा एलिमेंट नजर नहीं आ रहा कि जी ये आप आपने इसलिए tax कह base रहे हैं कि वो सैलरी वालों को रिलीफ दिया गया? नहीं अच्छा। वो तो अच्छा है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया हुआ था यानी वो सही किया ना उन लोगों को। एग्जैक्टली, क्योंकि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, सुपर टैक्स आपको इम्पैक्ट कर रहा था बिजनेस कम्युनिटी को सीधा सीधा, जी ठीक है। जब बिजनेस कम्युनिटी को इम्पैक्ट वो कर अच्छा रहा हो था, गया लेकिन सुपर टैक्स सब पे खत्म नहीं किया, कुछ जगहों पे किया। एग्जैक्टली, सैलरीड का टैक्स मेरे ख्याल में रैशनल करने की जरूरत ठीक थी। है। ऑलरेडी दैट वाज हेवीली टैक्स्ड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब सवाल जो चैलेंज आएगा ना सरकार को, वो ये आएगा कि इन रिलीफ के साथ आपने 15 ट्रिलियन का बजट दे दिया अगला, ठीक है। इन रिलीफ के साथ आपने कैसे वो बजट अचीव करना है, उसके लिए ज़रूरी आता था पॉइंट कि जी आपने टैक्स बेस कैसे बढ़ानी है, किन किन लोगों को जो टैक्स में नहीं है नेट में उनको लेके आना है, ठीक है। वहाँ वो नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, मैं दिस इससे इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैं इससे आपको दोबारा शुरू करूंगा। ये आपने एक पॉइंट दिया बड़ा इंपॉर्टेंट। मियां जाहिद साहब, बहुत वार्म वेलकम, सनदकार हैं आप। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, कामरान शायद है सर। आपके टैक्स पे बजट पे थॉट्स क्या हैं? 15 ट्रिलियन का बजट आया सर। आपकी आवाज़ अगर आप खोल लें अपनी जूम की आवाज़। जी जाहिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जाहिद साहब से जरा बात करें। जाहिद साहब म्यूट आपने किया। शम्स साहब, योर टेक सर ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बजट जो इस वक्त आया है ना, ये सिर्फ गोरख धंधा है। कुछ जगह से उठा के टैक्सेस कहीं बढ़ाए हैं, कहीं कम कर रहे हैं। जहाँ मिसाल के तौर पे बिजनेस क्लास के ऊपर FED ख़त्म कर दी है, उससे क्या आम आदमी को फायदा होगा? तो कहीं कितनी FED होगी जो खत्म की है वैसे? देखें जी, ये अगर आप कोई भी काफी सारी थी, ह्यूज है ना। जितना भी था, मैं कहता हूं कि अगर आप बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग पे, इसका मतलब है कि आप एलीट क्लास को, जो बड़ी अमीर उमरा क्लास है, इकोनॉमी में भी खत्म करनी चाहिए थी फिर। मैं कहता हूं जी, आप हर जगह से खत्म करें उसको। जो ओपन आउट आपने पॉलिसी कर दी, जिसने आपको सबसे बड़ा नुकसान दिया ओपन स्काईज का, तो आप फिर किरायों की मद में आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको ट्रैवलिंग बढ़ानी है, एयरपोर्ट आपने बना दिए हैं। गवादर जैसी जगह भी आपको एयरपोर्ट चाइना ने बना के दे दिया, वहाँ पे पैसेंजर नहीं है। आप अभी भी नए एयरपोर्ट, नए मोटरवेज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो इस मीन कि आपने जो पूरी इकॉनमी का जो डिज़ाइन किया है, ये एक विश लिस्ट के साथ आपने टारगेट सेट किए हैं। मैं आज आपके शो में लाइव कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कि आपका अगर 13,000 अरब से ज़्यादा का टैक्स इकट्ठा हो जाए, इन्होंने 15,000 का किया है, तो मुझे आप आइंदा से शो में ना बुलाएं। क्यों 13,000 अरब से ऊपर क्यों नहीं होगा? वजह यह है कि देखें जी, आपकी जो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है, उसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट करने की सकत नहीं है। कौन सी? कोई भी इंडस्ट्री ले लें आप, लार्ज स्केल को आप छोड़ दें, बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी अगर 11.5% आज पॉलिसी रेट है, तो ये अब आगे जाके आप ईयर एंड में देखिएगा कि 15% हो जाएगा। आपका जो एक जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है, वो ग्लोबली इकोनॉमी को रीसेट कर रही है। उसमें आपने देखा यूके कनेक्ट करते जाएं, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसने इकोनॉमी को रीसेट करना है। आपके दोस्त और दुश्मन बदल रहे हैं, आपके अलाइज चेंज हो रहे हैं, उसका असर इम्पेक्ट होना है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री है, जो डॉलर स्टार्व्ड कंट्री है। डॉलर आज अब देखें 17.25 के रिजर्व आपके पहुंचे हैं। लेस देन 3 मंथ कंफर्टेबल जोन होता है, 6 मंथ का आपके पास कवर हो। वो मुल्क जिसके पास सबसे ज़्यादा बिल जो है वो एनर्जी पे इंपोर्ट पे जाता है। अल्लाह ताला ने आपको सोलर सूरज मुफ्त में दिया है, आप उसकी तरफ से आप फ्यूल के ऊपर क्यों चले गए? और अब आप आगे भी फ्यूल को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। आपने बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर, अब ट्रक की बात करता हूँ, पाकिस्तान में वैसे ही ट्रक शॉर्ट हैं जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने में रोल अदा करते हैं। 3.5 लाख ट्रक कम है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं तो फ्यूल कंज्यूम कम होगा ना, उसके ऊपर आपने रखा हुआ है, ड्यूटी बढ़ा दी 1%। आपको जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया, ये नहरी जाल फैला हुआ था, को अराउंड 52, 55, 56,000 किलोमीटर का नेटवर्क है नहरों का। वाटरवेज बनते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ वाटरवेज थे, नहरों दरियाओं के जरिए माल आपका इंडिया तक जाता था। आपने मोटरवे पे ले आए हैं। आज आपका बताएं कि NHA सबसे बड़ा अदारा बन गया नुकसान करने वाला। आज वो मुल्क की ट्रांसपोर्ट टोटल की टोटल फ्यूल पे चल रही है। NHA को बंद कर दें, क्या करें सर? इसके प्राइवेटाइज कर दें इसको भी? नहीं, देखिए NHA को आप क्या करें कि इसको भी प्राइवेटाइज करो, लिस्टेड कंपनी बना दो। अगर आप एक अदारे से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें, मैं लोगों को बता दूं, बिल्कुल जी, इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर आप लिस्टेड कंपनी कराते हो तो लोग उसके अंदर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पब्लिक जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मोड पे लेकर आ
हो। सरकार क्यों हर कारोबार को रखना चाहती है जब इनएफिशिएंट साबित हो चुकी है? हर खसारा, बिजली से लेकर आप कोई भी कारोबार हो, चीनी, दाल चावल, चीनी, ग्रोसरी का बेचने तक का, उसमें आप खसारे करती हो तो फिर उसका बोझ तो आप गरीब आवाम से लेते हो। ये 25 मिलियन जो 25 करोड़ की आबादी है, क्या वो सिर्फ इसलिए बनी है कि वो मुशक्कत करते रहे? वो अब्राहम के दौर में आपको याद है मजदूर पहाड़ पत्थर उठाते थे, तो आज आपने अगर उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया टैक्स का तो फिर सकत नहीं बचेगी। इनके अंदर सकत होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन सर ये सुपर टैक्स खत्म तो किया उन्होंने 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी पर। बड़ी मेहरबानी, 2% कम कर दिया। ये सुपर टैक्स जुर्माना है। एक तरफ आप कहते हो कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां नहीं बन रही, बड़े टैक्स पेयर कर नहीं आ रहे, तो अगर आप इजाजत दें मैं शम्स साहब संतकारन से पूछ लूँ जरा, फिर आपके पास आऊँ। जाहिद साहब, सॉरी जाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये आ रही है जनाब। अच्छा, मियाँ साहब ये बताइए कि वफाकी वजीर ने 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी है। आपके ख्याल में ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा? और ओवरऑल व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द बजट फॉर अ बिजनेसमैन? जी बिल्कुल। मैं असल में एफपीसीसीआई में कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ जी। और मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि हमने जो बजट प्रपोजल दी थी इनको मिनिस्ट्री को, अच्छा, तो उसमें से 8-10 जो हमने देखी है आपकी आवाज, जाहिद साहब की आवाज नहीं आ रही, उनको टेलीफोन लाइन पे ले लें, इंपॉर्टेंट से बात करना। अबॉलिश कर दें। हेलो, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज कट रही है, अब दोबारा फरमाइएगा, जरा ट्राई करते हैं जी। हेलो जी फरमाइए सर। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं जा रही, क्या चक्कर है? जी मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें सुपर टैक्स में कुछ तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया है और कुछ में रिड्यूस कर दिया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज है, उन्होंने इस चीज को किसी हद तक पार्शली एक्सेप्ट कर लिया और इससे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी कि अब गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड्स को मानने जा रही है और उसमें एक अच्छी चीज ये पैदा हुई है। इसी तरीके से इन्होंने जो विद होल्डिंग टैक्स में भी कुछ रैशनलाइजेशन की है प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर, तो ये भी एक अच्छी चीज है। सीवीटी को इन्होंने कम किया है, ये भी एक अच्छी चीज है। इसी तरीके से जो डिजिटाइजेशन के ऊपर भी इन्होंने कुछ इकदाम लेने का फैसला किया है, जिसमें फेसलेस सिस्टम को लेके आ रहे हैं ये, इसमें सेल्स टैक्स में और इसमें इनकम टैक्स में, तो दिस इज आल्सो ए गुड साइन। ठीक है मियाँ साहब की जरा आप एक तो आवाज़ भी ठीक करें, एक बात जानने की कोशिश करेंगे। बरामदात और सनत के लिए हुकूमत ने दावा किया है कि बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। बरामदात जो पाकिस्तान की ऑब्वियसली मीशत की बुनियाद है, उसमें उन्होंने बताया एक्सपोर्टर्स के लिए एडवांस और मिनिमम टैक्स जो पहले मजमूई तौर पर 2% था, वो कम करके 1.25% कर दिया गया है। 500 मिलियन रुपए तक के कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 500 मिलियन ज़्यादा कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स के सुपर टैक्स 10% से कम कर 2% कम किया है। और हुकूमत समझती है इससे सनत और बरामदात को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? ये जो टैक्स के स्लैब तनख्वाहदार तबके के चेंज हुए, इनसे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हम इस बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ के एक ब्रेक के बाद। जी, वफाकी बजट 2026-27 हमारे सामने, मेरे सामने उसके सैलरी फीचर बिखरे हुए हैं। अपेरेंटली तो हुकूमत के दावे ये लग रहे हैं कि उसने सैलरी क्लास को भी टैक्स रिलीफ दे दिया, सनतकार को भी दे दिया, बरामदात के लिए भी दे दिया, सुपर टैक्स भी हटा दिया, स्लेब्स भी आगे पीछे कर दी, फाइलर्स का भी कम कर दिया, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन पे भी कम कर दिया पैसे। लेकिन हमारे एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये गोरख धंधा है, ये फिगर्स का उतार चढ़ाव है, असल मामला ये नहीं है। हमारे साथ शम्सुल इस्लाम साहब मौजूद है, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, ज़ीशान अजीज़ साहब मौजूद हैं, आप भी टैक्स एक्सपर्ट हैं, और सोहेल लाशारी साहब साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद हैं। लाशारी साहब, बजट पे सर आपके थॉट्स सबसे पहले तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने चीज़ों का कुछ जिक्र किया कि उनमें इन्होंने कोई कमी की है, तो ये खुश आइन बात है। देखिए, असल में हमारे मुल्क में मुसीबत ये है कि वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर, और हम हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते कि कहते हैं जी गोरख धंधा है, हम कहते हैं हमसे मशवरे नहीं किए गए और ये उस तरह का बजट है। मगर ओवरऑल जितनी कि इनके पास फिजिकल स्पेस थी, कुछ इन्होंने फिगर्स को आगे पीछे करने की कोशिश की है, मगर बेहतरी की तरफ ही कोशिश की है। वो थोड़ा सा जो उम्मीदें थीं कि ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा नहीं हुआ। मगर मेरा ख़्याल है कि आइंदा आने वाले बजटों में ये इसमें
फाल होगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन देखिए, प्लस देखिए कि जो कर्जा जात होते हैं और रेमिटेंस, ये 3 चीज़ों पे अब हमारा निसार हो गया है। मगर इन 3 चीज़ों पे टैक्स, रेमिटेंस और आपका कर्जे, इन तीनों से कोई कौम नहीं पनपती है जब तक ग्रोथ ना हो। और ग्रोथ का हुदम जो है वो पहले 3.57, अब ये कह रहे हैं 4 का तखमीना लगा रहे हैं। वो किस बुनियाद पे तखमीना लगा रहे हैं कि जी पिछले जो साल गुजरे हैं उसके हिसाब से, या इन्होंने कोई फिलिस्टेशन की है, कोई ना कोई बरात दी है इंडस्ट्री को। क्योंकि देखिए जो तरक्की है ना, वो एग्रीकल्चरल तो एक आपका बेस होता है, जिसमें बहुत सी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारा शुगर केन पे शुगर है, कॉटन पे टेक्सटाइल है, इसी तरह बाकी के भी जितनी भी हमारे जूसेस बनते हैं, केचप बनता है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही बनता है। तो एग्रीकल्चर पे हमें कंसंट्रेट किया थोड़ा सा, वो मज़ीद करने की ज़रूरत है जिसमें उसकी इनकम कॉस्ट कम हो। ओवरऑल देखिए बात ये है कि जो लीडरशिप होती है ना, वो अनटेंजिबल्स को देखती है, और ये जो छोटे मोटे फिगर वर्क्स हैं ना जी, ये तब्दील होते रहते हैं और काम होता रहता है कि आपने कौम को तरक्की की डायरेक्शन दी है कि नहीं दी है। बड़ा ख्याल था कि जो इस वक्त 2 मेजर टेक्नोलॉजीज़ इमर्जिंग और इस वक्त आ रही हैं और काफ़ी दरसे से आ भी चुकी हैं, वो एक तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है और प्लस सोलर है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे तो वही टैक्स रहने दिया है जो 1% था, वो अच्छी बात है, ताकि हम पेट्रोल बचाएं। हमारा सबसे मेन खर्चा भी पेट्रोल का है, तो वो अगर बचता है तो आप समझें कि आपकी आधी तो वैसे ही जीडीपी उससे ग्रो कर जाएगी। और उसी तरह अगर आप सोलर लगाने देते हैं हर एक आम आदमी को, देखिए शायद साहब सोलर जो है ना, हर जो रूफ टॉप पे लगता है वो मैं और आप लगा रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं लगा रही होती। और अगर गवर्नमेंट बिजली ग्रिड से दे रही होती है तो वो गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है। और आप हैरान होंगे ये जान के कि 51.6% जो बिजली है पाकिस्तान में वो हाउस होल्ड इस्तेमाल करता है। और अगर वो बिजली आपके पास बचत हो जाती है तो आप इंडस्ट्री को दे के 3rd शिफ्ट चला सकते हैं, उसी बिजली से आप। लेकिन लशारी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है उसको देना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए, और आपने सोलर की मिसाल दी। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 51.6% इंडस्ट्री नहीं बल्कि हाउस होल्ड में बिजली यूज़ हो रही है। तो आम आदमी जो बिजली सोलर के जरिए बचाएगा, वो अगर नेट मीटरिंग के जरिए जो पहले हुआ करता था हुकूमत को बेच देगा, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसको रात को बिजली फ्री मिल जाएगी, हुकूमत इंडस्ट्री को फ्री बिजली प्रोवाइड या कंसेशन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन क्या इस बजट मेरा सवाल सर, क्या इस बजट के अंदर सोलर के ऊपर उन्होंने कोई रिलीफ दिया, या जो रिलीफ ले लिया था नेट मीटरिंग वाला वो बरकरार रखा है? मैंने इसको वो बरकरार रखा है उन्होंने, फायदा क्या? हाँ जी नहीं, वो देखिए डर तो यही था कि ये बढ़ा देंगे, कि क्योंकि इस वक्त नहीं लशारी साहब, लेकिन अगर ना भी बढ़ाएं, अब तो डिस्करेजमेंट ये है ना कि देखिए अगर एक बंदा सोलर सिस्टम लेता है इतना महंगा, और रात को असल में सुबह को तो यूटिलिटी नहीं होती उसकी, वो तो नेट मीटरिंग के जरिए रात को उसने यूज करना था ना, वो अगर सिस्टम खत्म हो गया सोलर क्यों लेगा वो? मेरा सवाल है आपसे। नहीं देखिए, अब जो नई टेक्नोलॉजी है ना, थोड़ा सा वो स्टोर वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी तकरीर में मेंशन किया, वो बैटरीज हैं। और ये लिथियम आयन बैटरीज जो आ रही हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आज से 5-10 साल बाद ग्रिड को वैसे ही ऑब्सोलीट कर देगा हर घर वाले ने। लेकिन सर इससे हुकूमत को फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा पहले हुकूमत को दिया करता था नेट मीटर लगा के, स्टोर करेगा अपनी रात के लिए। यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूँ। मगर फिर भी बिजली तो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा तो वो बिजली तो बचेगी ना सर। लेकिन प्रॉब्लम तो आप कर रहे हैं आईपीपी के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, बिजली बच भी जाए तो वो आवाम नहीं पे कर रही है, ये भी तो मसला है ना सर। बिजली कम अगर यूज हो रही है तो वो भी नुकसान है आवाम का। वो आप बात सही बता रहे हैं, मगर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर मेंशन किया है कि हम आईपीपीज के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, और अभी बता रहे कि 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ उन्होंने उस पर भी सेव किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये आईपीपी से भी हमारी जान छुटनी शुरू हो जाएगी। ये जान छुड़ानी हर सूरत में जरूरी है। आईपीपी वालों के साथ 2033, 2035, 2050 तक के एग्रीमेंट है आपके इल्म में होगा। ये पता नहीं किस तरह करेंगे जी। ये रिसेंड करने पड़ेंगे, इनको कम करना पड़ेगा। वो सॉवरेन एग्रीमेंट है सर, वो कैसे करेंगे? वो तो हमारे अपने जाती जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी, वो जो हुआ है वो चले थोड़े बहुत वो भी हैं, मगर ज्यादातर हमारे अपने भाई बंदों ने ये लगाए हुए हैं। मगर इसको ठीक करना ही पड़ेगा, वरना आपके पास बिजली सस्ती नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आप कंपैरेटिव नहीं होंगे। बिजली सस्ती से सारे काम सस्ते आपके हो जाने हैं। और देखिए, एक आदमी जो सड़क पे फिर रहा है ना जी,
उसको नहीं पता कि जीडीपी क्या है, बिल्कुल सही। फिजिकल डेफिसिट क्या है, उसको ये पता है कि मेरा घर कैसे चलेगा। उसको बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। उस बेसिक नेसेसिटीज के लिए बिजली का सस्ता होना। तो लाशारी साहब बहुत मुझे एक जरूरी बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि जी बेहतरी की तरफ गया, अगर बिजली में भी कोई रिलीफ नहीं मिला, सोलर में कोई रिलीफ नहीं मिला, तो आम आदमी को इसके अलावा कोई रिलीफ आपको नजर आया इसके अंदर? नहीं, देखिए इसके अलावा महंगाई 11% है तो 7% तनख्वाह बढ़ा के भी क्या कर रहा हूँ, 3 चला दिया हुकूमत नहीं, ने। वो उतनी ही इन्फ्लेशन हो जाती है। वो उससे मैंने ज्यादा जैसे है। पहले कहा ना, कुछ तो गोरख धंधा होता ही है ना। मगर जो मेन आपके टारगेट है ना जी, वो एग्रीकल्चर है, बिजली का सस्ता होना है, माइनिंग है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। देखिए पाकिस्तान में पिछले 77 सालों में हम सिर्फ एक एलिमेंट बिजली को काबू नहीं कर सके। हमें फोकस करना चाहिए बिजली पे और पेट्रोल पे। ठीक है। पेट्रोल में जी सर आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहेगा लाशारी साहब, बड़ी वैल्यूएबल आपकी इंसाइट आई है। अभी दोबारा आपके पास आता हूं मैं। हमें हारून फारूकी साहब ने भी ज्वाइन किया, साबिक सदर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। हारून साहब, योर थॉट्स ऑन द बजट। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं थोड़ा सा जिस तरह आपने इस बजट स्पीच के इमीडिएट बाद आपने एक फिक्रा इस्तेमाल किया था जी कि अपेरेंटली ये बड़ा कोई बैलेंस और बड़ा कोई बजट लगता है, तो मैं आई टेंड टू एग्री विथ यू। मैं आपसे इस पे मुत्तफिक हूँ कि ये मेरे लिहाज से, मेरी नज़र में ये एक बैलेंस्ड आपकी सोच से ये स्पीच की गई है। उसकी वजह यह है कि इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो चूँकि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पिछले 3 साल से मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है, जिसका जिक्र जिस सेक्टर का जिक्र उन्होंने अपनी बजट स्पीच में भी किया है, विच इज़ वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक को इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया गया है, और उसमें ही वॉज माई फुल सपोर्टर फॉर द लास्ट 3 years। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को 3 साल लगे मेरी अपनी बात मनवाने में और मेरे इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिलवाने में। अल्टीमेटली इनको भी SIFC से और फील्ड मार्शल साहब से सपोर्ट हासिल करनी पड़ी, बिकॉज इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो आप कोई भी बजट ले आए, आसमान से तारे तोड़ के ले आए, आसमान से सितारे ले आए, आपका भी ये ख्याल है, हमेशा मैं आपका शो देखता हूँ और मेरा तो ये ईमान है कि इस मुल्क को इस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए आप अगर फ्री का बजट भी दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप तक, मुझ तक उसके बेनिफिट नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है। और नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि इस बजट स्पीच का जो इन्होंने औरंगजेब साहब ने को जो मेयर्स दिए हैं और जो रिलीफ दिए हैं, दे ऑल डिपेंड कि आप ये देखें कि इस दफ़ा इस बजट से पहले हुकूमत पाकिस्तान फेडरेशन अपना बजट बनाने में और अपना बजट के बारे में सोचने में उन्होंने 3 महीने लगा दिए कि NIFC से हमने कितना लेना है, तो इनको देने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने पहले वो चीज़ जो है पक्की की कि सूबे हमें इतना इतना देंगे। अभी ऑर्डिनेंस आना बाकी है कि जी कस्टम ड्यूटी जो होगी वो फेडरेशन वसूल करेगी, उसमें NIFC की बांट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज की बजट स्पीच जो है वो अभी आने वाला ऑर्डिनेंस है या आने वाली अमेंडमेंट है, जिसमें ये होगा कि NIFC में फेडरेशन के पास कितनी अमाउंट होगी पूरे साल के लिए, और वो अपना बजट अपना अगर कंफर्टेबली चलाएगी, फिर वो मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ्स हैं जो अनाउंस हुई हैं, जो तजावीज़ हुई हैं, इनके ऊपर अगर ब्यूरोक्रेसी की गर्दन में आप अगर फंदा डाल के अगर आप काम करवाना चाहेंगे तो शायद वो रिलीफ मेरे घर तक, आपके घर तक, ताजर बरादरी के घर तक, सब तक पहुँच जाए। क्योंकि मेरा हमेशा से ईमान रहा है, पिछले 30 साल से मैं कहता हूँ, हर बजट के बाद कहता हूँ कि जो फेडरल बजट की स्पीच होती है उसमें एक्चुअली बेनिफिशरी जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली के MPs होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र है कि PSDB में कितना मिलेगा, प्रोजेक्ट कौन से चलेंगे, हमें कितना हिस्सा मिलेगा अपने इलाकों के लिए। असल में बजट उनके लिए बनाया जाता है। ये बजट कभी भी ताजर बरादरी के लिए या सनती फरोग के लिए या उसके लिए ये बजट मेरे आपके लिए नहीं बनता। पहले वो अपना घर देखते हैं और जो पास करने वाले हैं, हाथ उठा के पास करने वाले हैं, वो उसको देखते हैं कि जी हमें इसमें क्या मिलेगा। और मेरी और बारी जो है वो बाद में आती है, फिर मिनी बजट आते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या आता है, फिर लेवीज आती हैं।
मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी उन्होंने रिलीफ तजावीज़ दी हैं, जो भी उन्होंने कहा है, चाहे वो आपकी सैलरी क्लास के लिए है, चाहे वो आप दूसरी चीज़ों के लिए है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये NIFC की जो आपकी बंदरबाट है वो उसमें अगर फेडरेशन जो है उसकी जेब जो है वो भर जाए कि अपने वो अखराजात 1200-1300 अरब के जो है उनको मिल जाते हैं अपना शोबों को देने के बाद, तो शायद ये रिलीफ जो है ये मुझ तक और आप तक और हमारे कारोबारी तबके तक शायद ये पहुंचने में कामयाब हो जाए। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जहाँ तक फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, सिंस ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही हैज़ अ वेरी क्लियर माइंड, वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन वो सिर्फ कह सकते हैं, आगे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनका कोई इख्तियार नहीं है। उनके ऊपर इख्तियार अगर है तो सियासी लोगों का है, और सियासी लोगों के वो बस की चीज़ नहीं है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी जो हमें यहाँ पे मिल गई हुई है, अंग्रेज चला गया, इनको हमारे हवाले कर गया और हमें उनके सपोर्ट कर गया। तो सर इसका मतलब तो आप जो कह रहे हैं हारून साहब, फिर तो कोई भी बजट आ जाए, अगर ब्यूरोक्रेसी बीच में रुकावट है और हमारे पॉलिटिशियंस की कोई वक़्त ही नहीं है, ना उनकी कमांड है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई इन्फ्लुएंस है, ना असर्शन पॉलिसी है, तो कोई भी बजट आ जाए, कितना भी अच्छा वजीर खजाना हो, कितना भी नॉन पॉलिटिकल हो, तो हमें तो रिलीफ नहीं मिलेगा। आम आदमी को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को रिलीफ नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। आप यही कह रहे हैं? शायद भाई मैं ऑन एयर आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे 4 साल लगे, 4 साल लगे ये इंडस्ट्रियल स्टेटस दिलवाने में। शम्स बैठा हुआ है, शम्स गवाह इस बात का। 3 प्राइम मिनिस्टरों ने अनाउंस किया, ECC में 3 दफा औरंगजेब साहब ने तमाम मिनिस्टरों को कहा कि नो दिस इज ओके, कैबिनेट पास कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के जॉइंट सेक्रेटरीज ने ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के बंदों ने कहा जी कैबिनेट ने क्या कर दिया, वी विल रिप्रेजेंट इसको अगेन बिकॉज वी आर द गवर्नमेंट, वी आर द, ये उनके अल्फाज हैं। ग्रेड 22 का अफसर, ग्रेड 11 का 21 का अफसर, मुझे उन्होंने कहा, मैं अभी somebody says तो मैं नाम दे सकता हूँ, और एक ग्रेड 22 के अफसर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए पूरी कैबिनेट के सामने और मेरे सामने उनको ऑफ ड्यूटी कर दिया कि यू आर नो मोर अपना सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ हकायक है, आपको पता है, मालिक साहब प्रोग्राम करते हैं और मुझसे ज्यादा तो नकाद आप शायद भाई आप हैं, मैं भी लॉरिया हूँ, आप भी लॉरिया हूँ, ठीक है। हम ये जो मुनाफकत है ना सर, ये मुनाफकत हमसे किस हद तक रहेगी? मेरी अब 79 ईयर्स की एज हो गई है सर, मुझे 40 साल हो गए यही ब्यूरोक्रेसी के साथ भुगतते हुए। टैक्सेशन हैज बीन माय सब्जेक्ट इन कराची चैम्बर, 25 साल में कराची चैम्बर से रब्ता मेरा। अब मैंने ये की है, ये इस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए आप सोने का ताज भी नीचे ले आए हमारे सरों में बढ़ा दें, हमसे ये छीना जाएगा, हमारी जेबें काटी जाएंगी, हमारे गले काटे जाएंगे अगर ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट जो है वो अगर चेंज नहीं होगा। ये बात मैं फील्ड मार्शल साहब को भी कह चुका हूँ एंड ही एग्रीड विद मी कि यस यू आर राइट। मैंने कहा सर इनका को बंदोबस्त करें, आपको किसी रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है वो आपकी बेहतरीन है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर मनो अमल करना इन लेटर एंड स्पिरिट, वो जिन्होंने करना है वो आपको नहीं करने देंगे। मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि आपके भी इल्म है, मेरे में भी इल्म है कि हुकूमतों को फेल करने वाले भी ये लोग हैं, हुकूमतों को कामयाब करने वाला भी ये लोग हैं। जबरदस्त हारून भाई, आपने बड़ा जानदार तजिया किया और आपकी आवाज़ और आपकी स्पिरिट देख के लग नहीं रहा 79 लग रहा मैं 19 साल के किसी जवान का तजिया सुन रहा हूँ। मैं दोबारा आपके पास अभी आ रहा हूँ। शम्स साहब, हारून साहब ने तो बताया भाई जो भी कुछ हो जाए रिलीफ नहीं जाएगा ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जी, इसको एलैबोरेट करें जरा। फिस्कल खसारा जो है, बिजनेस क्लास का फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का जो बढ़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। सही है। ये सैलरीज और पेंशन में इजाफा किया गया है। ये सर्कुलर डेट एनर्जी का वैसे ही आपके गले में एक तोक पड़ गया है। लेकिन आप अभी बजट से पहले मुझे शायद आप कह रहे थे, कौन कह रहा था, एक तो ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट हो गया जो हारून फारूकी साहब ने बताया, 100%
एग्री करता हूँ, लेकिन आप में से कोई ये भी कह रहा था कि इस्लामाबाद छोटा सा शहर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 5 मिनिस्ट्री काफी है और 46 जो बनाई हुई हैं, तो उसके में भी तो बात करें ना, वो तो ब्यूरोक्रेट से नहीं कहा हुआ पॉलिटिशियनों को। उसी तरफ आ रहा हूँ जी, कि आए। जब आपके पास इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन टेरिटरी जो है वो एक छोटी सी है, तो आपने इतनी ज्यादा डिवीजन, इतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज क्यों रखी हैं? पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आज जो आईएमएफ के प्रोग्राम में जो टॉप 10 है उनमें सबसे ऊपर है कि उसके पास लार्जेस्ट जंबू साइज जो है कैबिनेट है, 54 मिनिस्टर एडवाइजर। तौबा तौबा सर, जिसके एक पास गरीब मकरूज मुल्क जो आईएमएफ से $1 अरब के लिए जाके क्या क्या करता है, उसके पास इतनी बड़ी अगर ब्यूरोक्रेसी होगी, ये पेंशन का फंड पाकिस्तान को आगे जाके इतना बर्बाद करेगा कि सैलरीज पक्स जो आपके बढ़ते जा रहे हैं और वो टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ बन रहा है, टैक्स पेयर गरीब होता जा रहा है। 39% आपके टैक्स फाइलर जीरो रिटर्न पे जा चुके हैं। इसका मतलब है उनके पास वेल्थ नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं कमा रहे। आप इसको शॉर्ट साइज करें, बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप प्रोफेशनल्स, मार्केट प्रोफेशनल, सिविल ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उसकी आप रिक्रूटमेंट 50% कर दें। अगर आज आपके सीएसएस किए हुए 100 बंदे आ रहे हैं तो 50 लाएं, 50 अब मार्केट से उठाएं प्रोफेशनल। उनकी कैपेसिटी नहीं है, दे डोंट नो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे हुकूमत ने रन करना है। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि मेरी नौकरी लगी हुई है, मेरी पोस्टिंग जहाँ हुई है वहाँ पर मेरी कितने टीम बनेंगे, कितने फॉरेन ट्रिप्स लगेंगे, ये सारा देखते हैं। तो अल्टीमेटली फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो बढ़नी है। 365% अगर अखराजात आपके बढ़ गए हैं 10 साल में, तो अगले साल भी आपके अखराजात बढ़ने हैं, इसमें कमी नहीं आएगी। आपने पेंशन में इजाफा कर दिया, सैलरीज में इजाफा कर दिया, लेकिन एक आम आदमी जिसको जाके नान तंदूर से 30 रुपए का मिलता है, उसकी तो परेशानी हो गई ना, बढ़ गई। आपने उसके दूध के ऊपर तो आपको उसको रिलीफ कोई नहीं मिल रहा, उसको चावल पे, गंदम पे, चीनी पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। असल में हुकूमत को शॉर्ट साइज करना चाहिए। स्मार्ट गवर्नमेंट जो होती है वो डिजिटल होती है। .gov आप बताएं कितनी मिनिस्ट्रीज हैं ऑनलाइन काम कर रही हैं, आपको हर जगह जाना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बला है जो कहती है मेरे सामने खड़ा हो हाथ बांध के, तो मैं कहूँ यस तो यस होगा, वरना नो तो नो होगा। मिनिस्टर्स बेबस हैं क्या? वो बेबस, क्योंकि वो ऐसी चीजें ला के आपको डराते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स जो जाते हैं उनकी भी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो पूछते हैं 10 की करना है, कितने साइन करना है, वो भी वही बता रहा होता है। जब आपको पता होगा कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, इसके अंदर लॉ क्या कहता है। अब आपकी मैं इसी प्रोग्राम के वजह से एक और चीज आप वजाहत कर दूं। जी, हारून साहब को रखे यार, साथ ले लें उनको। इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तौर पर इनकम पे टैक्स लगता है, आप रेवेन्यू पे ले गए हैं। ये देखें सबसे बड़ा कमाल, ये देखिए कमाल कहेंगे इसको आप, ब्यूरोक्रेट का कमाल। प्राचा साहब, सर योर टेक ऑन दिस होल एंटायर बजट। प्राचा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जनाब, आ रही है। सर आप योर थॉट्स ऑन द बजट। जनाब बजट, जी बजट के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि बजट में कुछ मुस्बत चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये थी हमारी कि थोड़ा थोड़ा रिलीफ तो सब तरफ दिया गया है, विद होल्डिंग टैक्स में, प्रॉपर्टी में, सैलरी के अंदर थोड़ा सा एक बढ़ा दिया गया है उसका स्केल, और इसी तरह कुछ सुपर टैक्स, इसमें थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप कह लें या एक थोड़ा दिया गया है। इसको हम इस्तेकाम का बजट तो कह सकते हैं, फिस्कल क्या फाइनेंशियल हमारी स्टेबलाइजेशन की तरफ, लेकिन हम इसको ग्रोथ का बजट नहीं कह सकते, क्योंकि ये बजट आईएमएफ का बजट है और इशराफिया का बजट है। इसके अंदर जो आपसे बजट से पहले बात हो रही थी, अभी भी वही चीज़ नज़र आई कि कुछ परसेंटेज कम कर दी गई है थोड़ा सा लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नज़र नहीं आया। यानी कि टैक्स वाइडनिंग नज़र नहीं आई, टैक्स वो जो सैलरीड क्लास है वो उसको ऊपर भी कोई ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आया, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी सेक्टर में जो थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दे दिया, लेकिन जो टैक्स नेट से बाहर हैं लोग, उनको टैक्स नेट में लाने की कोई बात नहीं हुई है, तो जिसके ऊपर खासी ज़्यादा हमको तवक्को थी। वो टैक्स नेट से बाहर किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? ताजरों की बात कर रहे हैं, किसी और की बात भी कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ताजरों की बात भी कर रहा हूँ, और जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, वुकला हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, जी जी जी, तो वो लोग भी
टैक्स नेट से बहुत बड़े जो आपके अगर डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर्स, तो वो भी इसके अंदर टैक्स नेट में नहीं है, जिनकी बड़ी माकूल फीसें हैं। तो सिर्फ कारोबारी लोग नहीं, ओवरऑल सबकी बात हो रही है, चाहे उसमें एग्रीकल्चरिस्ट हों, लैंडलॉर्ड्स हों। एग्रीकल्चर को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया कि उनके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, क्या होगा। तो मेरा कहना है कि मकसद ये है कि ज़्यादातर तो स्टेटस को का बजट है, ठीक है, और IMF का बजट है, और जिसको कहते हैं ना ऐसे ही चलने दें, थोड़ा थोड़ा लोगों को खुश कर दिया है और बाकी इसको ऐसे ही चलने देने वाली बात है। जैसे फारूकी साहब कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी, नो डाउट ब्यूरोक्रेसी की जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो ख़त्म होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपको टैक्स लगा देता है, छक्का मार देता है, तो आप अपील में जाते हैं कमिश्नर के पास या ट्रिब्यूनल में, और आप अपने हक में फैसला करा लेते हैं या रिवर्स बैक करा लेते हैं 5, 10, 15 साल, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस शख्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसी तरह जुडिशरी है, अगर आप सिविल क्या कहते हैं कोर्ट में कोई केस आपके खिलाफ फैसला हो जाता है और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत के आ जाते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ बल्दिया फैक्ट्री का केस आया, तो मकसद है कोई ना कोई तो उसका अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जना के एक पूरी नस्लें लग जाती हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। फेस टू फेस डीलिंग है, वो ख़त्म होनी तो चाहिए। ऐसा आपका पॉइंट आ गया। जो ज़माना आ गया है, जी जी जी, कर रहे हैं, कंप्लीट कर लें, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। फरमाएं, ज़माना आ गया, जी आप कंप्लीट कर लें। मैं बात करूं? जी जी, करें, आप कंप्लीट कर लें जी। अच्छा, देखिए ये जो अब वक्त आ गया है कि डिजिटलाइजेशन का, AI का, और जो टैक्स कलेक्ट होता है FBR, उसके अंदर 95-96% जो बजट जो टैक्स कलेक्ट होता है वो ऑटो पे होता है, उसमें उस टीम का कोई हिस्सा नहीं है। यानी कि उनको ये हमको ये देखना होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे FBR हो या आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या पुलिस है, उनकी कारकर्दगी बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने जायज़ को कितना टैक्स कलेक्ट किया। ये नहीं कि वो छक्का मार दें। फारूकी साहब के असेसमेंट अगर उनकी 1 करोड़ इनकम है तो ये 50 करोड़ बता दी, अब ये लगे हुए हैं उसके ऊपर मुकला और फलाना, तो ये भी लोगों को भगाने वाली बात है। ठीक है, बाकी जो फॉरेन एसेट्स के ऊपर छूट दी गई है और दी गई है, तो ठीक है, किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा। तो ठीक है भाई साहब, आपकी बात कंटिन्यू करूंगा। मेरे साथ ये पैनल मौजूद है और हुकूमत के बुलंद दावों के बावजूद के अवामी बजट है, हमारे पैनल की मेजॉरिटी जो है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे जो है, वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम का बजट नहीं है, ये एलीट का बजट है, ये ब्यूरोक्रेट्स का बजट है, ये IMF का बजट है, ये शराफिया का बजट है। इसमें ना ग्रोथ की बात की गई है, ना इसमें टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की बात की गई है। ये बजट जो है उसका सर पाव कोई नहीं है। इस पर हम बात कर रहे हैं, एक क्विक वक्फे के बाद इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को दुनिया न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में जारी रखते हैं। हुकूमत के बुलंद मांग दावों के बावजूद कि उन्होंने कहा है कि हमने अवाम का बजट पेश किया है, अवामी बजट पेश किया है, सैलरी क्लास का बजट पेश किया है, इंडस्ट्री का बजट पेश किया है, हमारे पैनलिस्ट की ये राय है कि ये बजट जो है, ये ना अवाम का बजट है, ना ये मिडिल क्लास का बजट है, ना ये इंडस्ट्री का बजट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ IMF और इशराफिया का बजट है। ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथों दोबारा अवाम को जलील किए जाने का बजट है। इसमें ना टैक्स नेटवर्क वाइड हो रहा है, ना इसके अंदर टैक्स डॉक्टर्स पे, इंजीनियर्स पे, हाई प्रोफेशनल लॉयर्स के ऊपर, ना इवन ताजरों पे भी अगर रिलीफ 25,000 वाला दिया, वो कुछ भी नहीं है। वो तो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का, और वो 25,000। सर दिलशाद साहब, टैक्स वाइड नहीं किया गया, आप भी एग्री करते हैं जो बात चल रही है? और कैसे किया जाए, क्यों नहीं किया गया? शायद साहब, मेरा मसला ही इस वक्त ये है इस बजट के बारे में सर कि आपने कुछ रिलीफ्स मयर्स आपने दिखा दिए कि ये फलां टैक्स कम कर दिया, डिलीट कर दिया, वो सारा कुछ कर दिया। लेकिन मेरा इस वक्त मसला ये है कि पिछले बजट में आपसे 14 ट्रिलियन नहीं हो रहा, ठीक है, अगले का आपने 15 ट्रिलियन रख दिया। मुझे ये बताएं, टैक्स बेस को इंक्रीज़ करने के मयर्स कहाँ हैं इस वक्त? ठीक है, कोई मयर्स नज़र नहीं आ रहे जिसको आप देख सकें कि जी इफेक्टिवली टैक्स बेस किया जाए। अभी मेरे एक कोलीग कह रहे थे कि जी इसको कैसे किया जाएगा। मेरा इसमें मसला एक और कंसर्न है, व्हाट इज़ अ सिनेरियो कि 3 महीने में
फिर कोई शॉर्टफॉल आती है तो मिनी बजट नहीं आएगा, और पेट्रोलियम लेवी पे नहीं बढ़ेगी, वो एक और इशू है। ठीक है, वो टैक्स फॉल भी होता है ना। एग्जैक्टली। तो यू कैन कॉल इट एज अ पॉपुलर बजट, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि मुझे मुल्क भी चलाना है। मुल्क चलाने के लिए आपको नॉन जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। रिटेलर का आज से 2 साल पहले और उससे पहले भी 2-3 दफ़ा किया गया। सवाल मेरा इसमें यह है कि जब वो चीज़ें बजट में लाई जाती हैं और 2-3 महीने में वो इंप्लीमेंट नहीं होता, ठीक है, जवाब कौन देगा उसका? मेरा मसला ये है। मेरा मसला ये है कि CVT 7E और इस तरह की कुछ और चीज़ें पॉलिसीज़ लाई गई। एक्सपोर्टर पे आपने टैक्स 2% लगा दिया एडिशनल, अपार्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद जब वो ख़त्म किया गया और उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं थी और जो बिजनेस कम्युनिटी को जिसको इम्पैक्ट किया, मेरा सवाल है कि उसका इस सारे नुकसान का जो इस मुल्क को हुआ, आपको हुआ, मुझे हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किससे की गई? आज की गई, नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? ठीक है। आज भी इस सारे बजट में सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, कैश इकोनॉमी को कर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, नहीं होगा 4 महीने बाद या अगले साल फिर हम डेफिसिट में बैठे होंगे, फिर वही बात कर रहे होंगे कि जी इफेक्टिवली मजबूरी है, आवाम को यानी ज़रूरत है, ये टैक्स बढ़ा दिया जाए। सुपर टैक्स के नाम से एक अनफॉर्चुनेटली ज्यादती की गई, सिर्फ 2% कम किया गया। नहीं, वो उसका लगाना ज्यादती थी। हमारे साथ अब ये सूरत हाल हुई है कि सुपर कॉर्पोरेट टैक्स आपने उठा के 29% किया हुआ था, आपने कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज नहीं किया, 10% सुपर टैक्स लगा दिया। क्या किया? नाम को आपने कॉर्पोरेट टैक्स इस रीजन में या इलाके में कम कर दिया हुआ है, लेकिन आप एक बदमाशी टैक्स ऊपर एंड अबव क्यों लिया? ठीक है, और अब जैसे अभी आपने कहा कि 2% कम कर दिया, हुकूमत कह रही है, मैं वही कह रहा नहीं, मेरा पॉइंट है कि इन्ना को जुल्म होया ताडे उत्ते ते तुम कह रहे हो कि 2% कट हो गया, माशाअल्लाह बढ़ा के तो छोटा रिलीफ देके वो अब कह रहे हैं बड़ा कुछ इफेक्टिवली पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ और भी जो लोग मौजूद हैं उनको एंगेज कर लेते हैं बीच में। सुहेल साहब, योर टेक सर, ये टैक्स को लेकर बड़ी डिस्कशन हो रही है, हुकूमत कह रही है हमने बहुत बार रिलीफ दे दिया है, इंडस्ट्री को भी, सैलरीड को भी, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। देखिए कामन भाई कि ये बदतरीज होगा ना, अगर ये चाहेंगे कि वो कोई छक्का मार दें और बिल्कुल ही पहले ही उनसे लास्ट ईयर की कलेक्शन पूरी नहीं हुई तो अभी उन्होंने 17.4 बिलियन कह दिया, तो ये इस तरह से नहीं होगा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से हुकूमत। देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक वॉर में है, अपनी वॉर्स में भी है और रीजनल वॉर के अंदर भी है। असल बात ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत लेट अडॉप्ट करते हैं। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि मुझे 3 साल लगे अपनी बात पहुंचाने में, तो मैं ये समझता हूं कि हमने हर टेक्नोलॉजी को बहुत लेट अडॉप्ट किया। देखिए 5G अभी भी नहीं आई है, 3 साल लगेंगे। 5G दुनिया में कब से राइज हो गई, उससे पहले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आई, उससे पहले। तो लशारी साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये सब कुछ हुकूमत है? हमसे मुराद हम नहीं है, हुकूमत है, हुकूमत ने नहीं किया सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना जी, हुकूमत ने उसको अडॉप्ट नहीं किया ना जी। हुकूमत ने 5G, फिर हम कर रहे थे कि जी हम ये SOCs को बेचने की कोशिश करें, वो भी हमने लेट की। तो हम तो हर मामले में लेट हो जाते हैं और फिर 30-40 साल लेट हो जाते हैं। मैं बहुत जरूरी बात करना जी लाशारी साहब बताइए कंप्लीट। वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी को ये सारे निंद रहे हैं और बुरा कह रहे हैं, देखिए आज तक ब्यूरोक्रेसी ही यहाँ तक लेके आई है, मगर अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात यही है कि हर महीने ब्यूरोक्रेसी के साथ, मिनिस्टरों के साथ बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग होनी चाहिए और हर वक्त एक। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहता हूं आपके पॉइंट पे हारून साहब रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि वक्त की किल्लत है ब्रेक से पहले। हारून साहब, ब्यूरोक्रेसी यहां तक लेके या बिला वजह के पीछे पड़े हुए कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मिनिस्टर के साथ। जी सर मैं अपना जी सर मैं बात करूं, ये इश्यूज हैं। जी हारून साहब, जी आपकी बात को रिस्पॉन्ड करिए। जी हारून साहब फरमाइए। सर मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा, मेरी बात 2-3 बातें बड़ी इत्मीनान से गौर से सुन लें। बात ये सर, हमारे यहाँ एक्चुअली बात ये हो गई है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस कदर बढ़ गया है ऑन बोथ साइड्स, गवर्नमेंट साइड पे भी और हमारी साइड पे भी, कि वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पहले तो नफरत की हद तक बढ़ गया। अब आज वक्त ये आ गया है कि वो दुश्मनी की हद तक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया है। हमारे यहाँ इस वक्त मौजूदा पिछले 5-10 साल में हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम नहीं रहा, हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन सिस्टम बन गया। अभी मेरे भाई बात कर रहे, अभी हमारे यहाँ बात कर रहे थे जी सुपर टैक्स,
फलानी लेवी, फलानी रेगुलेटरी ड्यूटी, दीज आर नॉट टैक्सेशन मेजर्स, दीज आर एक्सटॉर्शन मेजर। क्या आपकी जेब से कैसे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, भले आपको उसकी जरूरत है, हुकूमत को चलाने के लिए जरूरत है, ब्यूरोक्रेट को घर चलाने के लिए गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसे नहीं चाहिए, उसको अपने लिए पैसे चाहिए, वो भी एक्सटॉर्शन है। गुजारिश इतनी है कि हम वही कौम है, आपकी भी अपना जवानी का वक्त होगा कामरान भाई, शायद पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, कि परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त में और उसके वक्त में हमारे शौकत साहब के मुशर्रफ साहब का दौर था। जी 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 हाँ, उसमें अगर आपको याद हो तो यही कौम जो है और यही ताजर बरादरी जो है, छोटे दुकानदार हो या बड़े हो या बड़ा ताजर हो, एक्सपोर्टर हो, 300 खरब का आपका रेवेन्यू हुआ करता था। और वहां पे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जी फॉर अनदर अगले 3 साल के लिए यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो है वो हो गई, और जो जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके आपने रिफंड देना था उसको जीरो रेटेड कर दिया। आपको याद होना चाहिए और रिकॉर्ड आपको बताएगा कि विद इन 1 ईयर 300 बिलियन से 1 ट्रिलियन पे चला गया। यही वो कौम थी, यही वो कारोबारी तबका था, यही दुकानदार थे, यही एक्सपोर्टर थे। उनको ना रिफंड लेने की जरूरत पड़ती थी, ना सेल्स टैक्स देते थे, और वो जीरो था। ये तमाम तर चीजें कि जी पहले आप भरें फिर आप रिफंड दें, ये काम किसका है? इसमें बेनिफिशियरी कौन है? ब्रोक्रेसी। इसमें बेनिफिशियरी कौन है? FBR। वो मुझसे 100 रुपया लेंगे और 2 साल के बाद मुझे 100 रुपया वापस देंगे, लेकिन 30 रुपये अपने काट लेंगे, मुझे 70 रुपये देंगे, और वो देंगे 3 साल के बाद। मेरी फाइनेंशियल क्रंच खत्म हो जाएगा। मेरी नहीं, दीज आर दी ग्राउंड रियलिटीज। देखिए बात ये है कि आपको जब तक आप ये जो नफरत और दुश्मनी की हद तक आपका ट्रस्ट जो है चला गया है, जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे, आप कोई भी स्कीम लेके आ जाए, आप ये लोग हारून साहब का पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट लाशारी साहब ने कुछ रिस्पॉन्ड करना है क्विकली। और एक और बात कामरान में, जी जी हारून साहब जी कर ले। जी हारून आप साहब, हमेशा, आप भी पूछते हो, मैं भी पूछता हूँ, सारे पूछते हैं कि ये जो इतने हजारों लोग जो हैं ये FBR में क्या करते हैं? 96% रेवेन्यू जो है वो तो डायरेक्ट आपका कट जाता है और वसूल हो जाता है। ये इतने हजार लोग जो है ये बैठते हैं उन लोगों का ऑडिट करने जिन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स काटा होता है, जिन्होंने टैक्स दिया होता है कि जी आपने, जो उनको डायरेक्ट वसूल हो जाता है, जो टैक्स रिटर्न पे आए हुए हैं। बिल्कुल सही, ये उनका ऑडिट करते हैं पूरा साल। नया बेस बढ़ाने पे इनकी तवज्जो नहीं है। सर पॉइंट आपका आ गया। बिल्कुल हारून भाई, टाइम की करना चाहता हूँ रिस्पॉन्ड को फिर। जी लाशारी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप सर क्विकली? जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है ना, जो कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है, वही इतनी ज़्यादा है कि वो बैलेंस कर देती है कि जो आप टैक्स इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को भी कम करना चाहिए। सर पॉइंट आ गया आपका। जी, मैं दूसरी बात बड़ी ज़रूरी जो करना चाह रहा था, जी बताइए। वो कंसल्टेटिव है विद द बिजनेस कम्युनिटी। एवरी मंथ ये शुड बी अ मीटिंग बिटवीन द सेक्रेटरीज एंड द सर मीटिंग से क्या शम्स साहब, मीटिंग से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, आपकी लॉबिंग। सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी, लॉबिंग से कुछ होगा, जरूरत जाती है, फिर ही कोई पॉलिसी बनती है ना। सर आपका पॉइंट मैं जरा शम्स साहब, ब्यूरोक्रेसी के जो काम नहीं कर पा रही उसकी वजह ये है कि सुबह से शाम तक वो मीटिंग ही करते हैं, कोई कहां से कोऑर्डिनेशन है लेकिन करते अपनी मनमानी है, वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पेटी बंदों को, अपने जो उनको क्विकली साहब आपके ख्याल में टैक्स मजीद भी आएंगे इस बजट के अलावा? जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बताया जा रहा है, चाहे पेट्रोलियम की उसमें वो आएंगे, वो तो मेरे ख्याल में किसी ना किसी, आपका इसी साल का बजट पूरा होता नहीं नजर आ रहा, तो लाजिम बात आ गया 15 ट्रिलियन आप कह रहे हैं, वो जो तो इफेक्टिवली दैट सीम्स टू बी ऑन द कार्ड्स। उसकी 13,000 अरब इकट्ठा कर लेगी हुकूमत, मुझे नहीं लग रहा। हाँ करती रही है इफेक्टिवली, लेकिन वो तरीकेकार जो अभी कोई कह रहा था कि अमेंडमेंट की जाएगी, वो NFC अवार्ड में बिलावल भुट्टो ने कहा उसको छेड़ने की जरूरत ही कोई ना करे। प्राचा साहब कोई जरूरत ना करे NFC अवार्ड छेड़ने की, बिलावल साहब ने कहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, NFC अवार्ड बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, और वो कह रहा छेड़ने भी नहीं देंगे, मर मिट जाएंगे भाई। चल मैं ब्रेक के बाद आके पता करने की कोशिश करता हूँ, हुकूमत ने छक्का मारा है या आवाम के छक्के छुड़ाए हैं इस बजट के जरिए। ब्रेक के बाद कहूँगा मैं आपके साथ जनाब, इस बजट के अंदर जो थोड़ी सी अच्छी चीज़ मुझे लगी है ना, वो है कि दिफाई बजट में 18% बहुत कम इजाफा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी बड़ी हमने जंग जीती है, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव जंग हो रही है, जिस तरह हमने, और हिंदुस्तान का बजट देखें
तीन हज़ार अरब रुपए मुख्तस किए गए। मेरे हिसाब से 10,000 अरब भी किए जाए अफवाज पाकिस्तान के लिए वो कम है, और फ़ौज के लिए आई थिंक पाकिस्तान का बच्चा जो है ना वो अपनी स्किन तक देने को तैयार है, वो सेकंड थॉट ही कभी नहीं आएगा। ये कम है 18% भी, ये ज़्यादा होना चाहिए था। जितनी बड़ी जंग हम जीते हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज, और हम जितना बड़ा चैलेंज हमारी बॉर्डर पे हिंदुस्तान और दूसरे लोगों का। बजट की ये ट्रांसमिशन यहाँ पे ख़त्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर मुलाकात होगी और इस पर बात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।